जैसे अमूमन बचपन होता है, हमारा बचपन भी वैसा ही था बिहार में, क्योंकि एजुकेशन उस समय 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो कई बार 5 साल पे, कई बार 6 साल पे होता था। तो माँ ने डांटा कि आज भी तुम पढ़ाई नहीं किए, खेलते रहे। तो हमने कहा कि यहाँ पढ़ाई कहाँ हो रही कि हम पढ़ाई करें। पिताजी ने पूछा कि कहाँ पढ़ाई होती है। हमने कहा सभी दिल्ली जा रहे हैं, हम भी चले जाते हैं दिल्ली। 3rd डिवीज़न से पास हुए, लेकिन डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो दिखा भी सकता हूँ। तो पत्रकार का मतलब बिहार में क्या था, मतलब जैसे कोई झोला उठा के घूमने वाला, जो एक अवधारणा बनी हुई है। और पत्रकारिता को कभी पेशे के तौर पे, कम से कम 80 के दशक में या फिर 90 के दशक में भी कहें तो पेशे के तौर पर वहाँ नहीं देखा जाता था इसको। हम उस समय कुछ पत्रकारों को जानते थे जो उस समय मधुबनी में होते थे, राजदूत मोटरसाइकिल पे आते थे। उस तरह की छवियाँ ही थी पत्रकारों को लेकर। कांटे की बात करके नवभारत टाइम्स में कॉलम आता था, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक जो अभिव्यक्ति है वो शुरुआत से रही है, वो छपने लगा और 300 रुपये मिलने लगे। बड़ी बात थी उस समय 300 रुपये बहुत बड़ी बात थी। मतलब उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो भी करना बेटा सबसे बढ़िया करना, जो नहीं करना हो मत करना, बट जो भी करना सबसे बढ़िया करना। बल्कि माँ जब कहती थी कि मेरा बेटा पत्रकार है तो कई लोग टॉन्ट भी देते थे, अच्छा पत्रकार बना है। देखिए, नंबर का दबाव तो होता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं होता था, मेरे माता पिताजी की तरफ से नहीं होता था। वो ज़माना लेकिन अलग था कि आप नंबर नहीं ला के भी आप कुछ कर लेते थे। आज की तारीख में क्या हो गया है, बहुत कंपटीशन हो गया है और 99-98% नंबर जो है लोग गिनने लगे हैं। लेकिन इस ज़माने में भी मेरी पत्नी ने बेटे पे कभी नंबर का दबाव नहीं डाला। मैं हमेशा यही कहूँगा कि नंबर के पीछे मत भागो, उससे आप अपने बच्चे पे अन्यथा दबाव बनाते हो। वो हो सकता है उसकी वजह से डिप्रेशन में आता हो। हम पढ़ते थे और हमको पढ़ाई में, सच बताई, किताबी पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। और इसलिए मुझे बिल्कुल दोबारा कहने में भी शर्म नहीं है कि मैं 3rd डिवीज़न से पास आउट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय तक आपने एनडीटीवी पर उनको अंतर्राष्ट्रीय खबरों को करते हुए देखा होगा, और आज लेकिन फ़िलिस्तीन, गाज़ा, यूक्रेन, पाकिस्तान की बात नहीं होगी, बल्कि घरेलू बात होगी। घरेलू मतलब भारत भी नहीं, उनके घर परिवार, उनके बचपन को लेकर, उनके बच्चों को लेकर बात, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पेरेंट्स को लेकर है। बच्चों के विषय को, बच्चे को ध्यान में रखकर हम कंटेंट बनाते हैं, तो हम उसके इर्द गिर्द बात करेंगे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उमाशंकर सिंह हैं। अपना एक यूट्यूब चैनल है उमाशंकर सिंह पॉइंट, आप चाहें तो उसको भी जाके देखिएगा। और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे उनके बचपन से जुड़ी हुई यादों को लेकर, साथ में उन्होंने अपने बच्चे के परवरिश में किस तरीके से भूमिका निभाई, क्योंकि पत्रकार अमूमन भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, तो वो भी टटोलने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल, इस नई शुरुआत के लिए और इतना अच्छा काम करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस शख्सियत को लोगों ने अब तक समझा है, जाना है, देखा है खबरों के माध्यम से, उनके अतीत में अगर जाना चाहें, उनके बचपन में जाना चाहें, तो आप कैसे अपने बचपन को याद करते हैं? बचपन मतलब जैसे अमूमन बचपन होता है, हमारा बचपन भी वैसा ही था। मधुबनी में पैदा हुए और शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा है वो मधुबनी में हुई। फिर जब 12वीं कर लिया, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और ये साल था 1990 का। तो बिहार में क्योंकि एजुकेशन उस समय 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो कई बार 5 साल पे, कई बार 6 साल पे होता था। तो एक दिन शाम को खेल के आया था, तो माँ ने डांटा कि आज भी तुम पढ़ाई नहीं किए, खेलते रहे। तो हमने कहा कि यहाँ पढ़ाई कहाँ हो रही कि हम पढ़ाई करें। तो पिताजी वकील थे, वो जब कचहरी से लौट के आए तो माँ ने शिकायत कर दी कि ये कह रहा है कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, तो क्या पढ़ाई करें। तो पिताजी ने पूछा कि कहाँ पढ़ाई होती है। हमने कहा सभी दिल्ली जा रहे हैं, हम भी चले जाते हैं दिल्ली। तो बोले ठीक है। अगले दिन सुबह ट्रेन पकड़ा दिया, पटना आए, पटना से मगध एक्सप्रेस पहुंच के दिल्ली आए। यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाई की, 3rd डिवीज़न से पास हुए, लेकिन डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो दिखा भी सकता हूँ। तो उसके बाद था कि आपने बचपन का सवाल पूछा, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया कि जी
बचपन से लेके यहाँ तक की जो यात्रा है वो कैसे हुई। उसके बाद था कि क्या पेशा चुने, तो लगा कि जो ओरिजिनलिटी अपने अंदर है, क्योंकि जिन अर्थों में मैं चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ उन्हीं अर्थों में ऐसे शब्द सामर्थ्य अपने आप में पाता रहा शुरुआत से ही कि उन्हीं अर्थों में उसको अभिव्यक्त भी कर सकता हूँ। तो जब पेशा चुनने की बारी आई तो ये एक विचार जो उसने बहुत ज़्यादा काम किया ये चुनने में कि कौन सा पेशा चुने। तो एक साथ 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक तो जेएनयू में पीजी का और दूसरा आईएमसी में मास कॉम का। तो फाइनली मास कॉम में एडमिशन लिया। 9 महीने आइडिया ये था कि अभी पीजी करेंगे, फिर पता नहीं पीएचडी करेंगे और फिर पता नहीं किस काम के लायक होंगे नहीं होंगे। यहाँ 9 महीने का कोर्स करने के बाद कुछ कमाने के लायक हो जाएंगे। तो व्यवहारिकता जो है वो हमेशा दिमाग में एक बैठी थी बात कि व्यवहारिक होके आगे बढ़ना है, कोई ऐसा पेशा चुनना है जो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाए। तो ऐसे ऐसे करके इस पेशे में आ गए। 30 साल पूरे कर चुके इस पेशे में, आपके सामने बैठे हैं। 2 बार रामनाथ गोयनका भी मिला सर, न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड भी है, इम्का अवार्ड भी है, अवार्ड बहुत सारे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या पत्रकारिता से परिचय कब हुआ कि इसमें एक करियर बनाया जा सकता है? क्या मधुबनी में रहते हुए इसके बारे में जान पाए थे, या इसको लेकर कोई इच्छा थी, या दिल्ली आने के बाद चीज़ें खुली? क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट क्रांति नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे सभी लोगों के पास में। तो पत्रकारिता से परिचय कब हुआ सर? परिमल, आप भी उसी परिवेश से आते हैं जिससे मैं आता हूँ। और बचपन में पत्रकारों को लेकर जब भी कभी बात होती थी तो पत्रकार का मतलब बिहार में क्या था, मतलब जैसे कोई झोला उठा के घूमने वाला, जो एक अवधारणा बनी हुई है। और पत्रकारिता को कभी पेशे के तौर पे कम से कम 80 के दशक में या फिर 90 के दशक में भी कहें तो पेशे के तौर पर वहाँ नहीं देखा जाता था इसको। हम उस समय कुछ पत्रकारों को जानते थे जो उस समय मधुबनी में होते थे, राजदूत मोटरसाइकिल पे आते थे। तो वो छवि दिमाग में उस तरह की छवियाँ ही थी पत्रकारों को लेकर। जहाँ तक मेरा ये पेशा चुनने का है तो मैंने आपको भी बताया कि जब ग्रेजुएशन के बाद सवाल ये उठा कि क्या करें, या तो यूपीएससी की तैयारी के लिए जाएं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो जो राजौरी गार्डन में जो कमरा शेयर कर रहे थे तो वहाँ पे 2 कमरे थे, जिसमें 2 में हम कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते थे और एक कमरे में 2 व्यक्ति जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते थे। उनको 2-3 सालों में ऐसा फ्रस्ट्रेट होते हमने देख लिया, यूपीएससी हुआ नहीं, कि उसके बाद हालांकि अब वो किसी और फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो फ्रस्ट्रेशन उनका देखा वो लगा नहीं कि अब किसी काम के रह गए हैं। उनको लगता था कि किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि या तो यूपीएससी या फिर कुछ नहीं। तो वो रास्ता हमने अपने आप मन ही मन तभी बंद कर लिया कि भाई ये रास्ता तो हमारा मतलब सेल्फ एवेल्युएशन सर, सेल्फ एवेल्युएशन ये था। और जो यही जो मैंने आपको बताया कि लगा कि मेरे पास अभिव्यक्ति है, मेरे पास शब्दों की ऐसी ताकत है जो उस समय लग रहा था, और उसी के बूते। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगा कि ये पेशा मैं चुन लूँगा तो कम से कम अपने आप को कोस नहीं पाऊँगा कि मैंने ये पेशा क्यों चुना और नाकामयाब क्यों हो गया। तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आईएमसी में एडमिशन हुआ तो उसी समय कांटे की बात करके नवभारत टाइम्स में कॉलम आता था, तो वो लिखना शुरू किया। थोड़ा सा व्यंग्यात्मक जो अभिव्यक्ति है वो शुरुआत से रही है, वो छपने लगा और 300 रुपये मिलने लगे। बड़ी बात थी उस समय 300 रुपये बहुत बड़ी बात थी। मतलब उस समय का ज़माना ऐसा था कि 2000 रुपये घर से आपके आते थे और उसमें भी 300-400 रुपये आपको बच जाते थे। अब तो 2000 रुपये में गाड़ी का टैंक नहीं फुल होता है। तो एक और ज़्यादा जो एक प्रोत्साहन है वो मिला कि चलो ठीक है। तभी मैंने कहा कि लगा कि 9 महीने की जो वहाँ की जो पढ़ाई है वो पूरी करते करते कुछ कमाने के लायक बन जाऊँगा, और वो हुआ भी। तो पत्रकारिता में इसी वजह से आया क्योंकि लगा कि मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण दे दूं कि आईएमसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें एक सवाल था कि आप पत्रकार क्यों बनना चाहते हैं। मैंने साफ तौर पे उसमें कहा कि मेरे मन में कोई क्रांति की भावना नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ एक व्यवहारिक रूप में जीविकोपार्जन की भावना है, और मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर की ओरिजिनलिटी है उसका इस्तेमाल करके मैं जीविकोपार्जन करूं। क्योंकि पत्रकारिता में क्रांति का भाव जो एक बहुत पहले से जुड़ा हुआ है और आगे तक भी जुड़ा रहेगा। और दूसरी बात ये भी कि मिशनरी है पत्रकारिता या प्रोफेशन हो गया, मिशन है कि प्रोफेशन है, वो उस समय बड़ा एक बड़ी सी बहस उस पर चला करती थी। मैंने उस बहस से अपने आप को दूर रखते हुए मैंने कहा मेरे लिए मिशन नहीं है। आज इस बात को लेकर कोई आलोचना भी कर सकते हैं क्योंकि आज भी बहुत मिशन की भावना जो है ना वो पत्रकारिता में आई, लेकिन मेरा मानना है कि
सबसे पहले व्यवहारिक बात यह है कि आपके पास एक ऐसा पेशा हो जो आपके जीविकोपार्जन के लिए हो, और उसका जो ध्येय है, इस पेशे का जो ध्येय है, उस पर आप चलते रहें, तो दोनों एंड आपका पूरा होता है। आपका जो जो एक मानसिक भूख है वो भी शांत होती है, और आपका जो परिवार है या आपका खुद का अगर जीवन है, अगर परिवार नहीं भी है, अपना ही जीवन है, तो वो भी चलता रहता है। 3 मायनों में मैं और उमाशंकर सर एक तरीके से समान हैं। कहने का मतलब ये कि मैथिल भाषी हैं, आईआईएमसी में मेरे सीनियर हैं और एनडीटीवी में मेरे सीनियर थे। सर, इस चर्चा को और थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। इसमें क्या माँ-बाबूजी की तरफ से भी कुछ आई कि क्या करने गए, या ये क्या कर रहे हो, या ये करना चाहिए, ऐसा कुछ था? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे पिताजी की हमेशा से ये मंशा मैं देखता था। उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं वकील बनूं, क्योंकि वो वकील थे और वकालत की किताबों का एक लंबा सा जो जो एक कई सारी जो अलमारियाँ थी वो भरी हुई थी। तो हर किसी को लगता है, जैसे ज़मींदार के बेटे को लगता है कि ये ज़मीन कौन संभालेगा, डॉक्टर के पेशे को लगता है कि डॉक्टर को लगता है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे मरीज़ जो सालों साल से हमसे जुड़े हैं, अगर मैं रिटायर हो गया या मैं काम नहीं करा तो कौन उनको संभालेगा। तो वैसे ही मुझे लगता था कि मेरे पिताजी की जो मंशा है वो ये है कि मैं वकील बनूं, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर वो बात थोपी नहीं। दूसरी बात ये है कि मैं ये भी सोचता था कि शायद उनको ये लगता है कि मैं यूपीएससी करूं, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को थोपी नहीं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो भी करना बेटा सबसे बढ़िया करना, जो नहीं करना हो मत करना, बट जो भी करना सबसे बढ़िया करना। तो वो एक दिमाग में बात रही, और जब हमने ये पेशा चुन लिया तो न तो माँ ने न पिताजी ने किसी ने भी कुछ, उन्होंने बहुत हाथों हाथ लिया। बहुत उनको अच्छा लगा कि मैंने कोई ऐसा पेशा चुना है जो हमारे सामाजिक परिवेश के हिसाब से नया है, उस समय के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने काफ़ी मतलब माँ और पिताजी हमेशा खड़े रहे, साथ खड़े रहे, और जो भी पेशा चुना उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि, बल्कि माँ जब कहती थी कि मेरा बेटा पत्रकार है तो कई लोग टॉन्ट भी देते थे, अच्छा पत्रकार बना है, तो माँ बताती थी तो मैं चुप रह जाता था। लेकिन वही समाज जब बदला, जब मेरा नाम, क्योंकि मैंने बहुत साल तक टीवी पे आने का काम नहीं किया, मैं एजेंसीज़ के लिए काम करता रहा, कश्मीर में 2.5 साल रहा, तो उस समय क्या होता था कि हमारा नाम स्क्रीन पे या चेहरा नहीं आता था, लेकिन जो कमाई थी उस समय इतना कमाने लगा था, और ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, जो आम तौर पे जो कमाई होती थी बिहार में, एक जो भी परंपरागत तरीके के का जो कोई पेशा हो उसमें, उससे कहीं ज़्यादा हो रही थी। और लोगों को कहीं ना कहीं आभास हो जाता है, जब आप कमाते हो, जब आप अपने पे खर्च करते हो, जब आप अपना रहन सहन उस तरह से आगे बढ़ाते हो, तो लोगों को लगने लगा कि पेशा तो शायद नाम पत्रकारिता हो, लेकिन काम ज़रूर कुछ ठीक होगा, तो पैसे तो आ रहे हैं। आपका एक बेटा भी है सिद्धार्थ, तो जो चीज़ें पिताजी ने नहीं थोपी आप पे, क्या आपका कोई सपना जो उसके ज़रिए आप देख रहे हों, या कोई आग्रह कि यही करो? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जो सिद्धार्थ सिंह हैं, उनकी परवरिश में पूरा का पूरा जो हाथ और पूरा का पूरा जो साथ है वो मेरी पत्नी का रहा है। मेरा बहुत ज़्यादा कोई योगदान रहा नहीं, सिवाय इसके कि मैं पिताजी हूँ और मैं एक आउटलाइन कहीं भी कभी कुछ दे देता हूँ। मुझे कभी उससे ये उम्मीद नहीं रही कि कितना नंबर लेकर आएगा या नंबर लेकर नहीं आएगा, और मेरी पत्नी का भी शायद नंबर से उतना ज़्यादा वास्ता नहीं रहा। तो जहाँ तक बात है कि उम्मीद की, तो जो पिताजी ने मुझ में ट्रांसफ़र किया, मैं अपने बेटे को यही कहता हूँ कि जो भी करना अच्छे से करना या मत करना। अगर वो शेफ़ बनने का भी फैसला करता है, अभी क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो चाहता है कि बावर्ची बने, तो मैं अपनी पूरी ताकत सामर्थ्य लगा के कोशिश करूँगा कि वो एक सफल बावर्ची बने। ज़हनियत उसकी अपनी होगी, ट्रेनिंग उसकी अपनी होगी, कैसे क्या बनाना है उसका अपना होगा, लेकिन जो एक पेरेंट्स के तौर पे जो हम लोगों का, मेरी पत्नी का जो एक रोल होगा कि हाँ ठीक है, चलो थोड़ा पैसा भी तो लगेगा, तो चलो ठीक है हम थोड़ा पैसा शुरुआती लगाते हैं, जैसे हमारे माँ पिताजी ने हमारे ऊपर लगाया, तो हमने उसको पूरा खुला आसमान दिया हुआ है। कुछ भी ए से लेके जेड तक कोई भी पेशा वो चुने, हम साथ में रहेंगे, कभी थोपा नहीं। क्या इसमें सर ये भी समझना चाहते हैं कि जो ये बात आपने कही कि साथ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन
अपने बचपन में कभी आप फिर से लौट के अगर जाएं हमारे ज़रिए, तो नंबर को लेकर आपने एक बात कही, क्या ये दबाव उस वक्त में आपके बचपन में होता था, नंबर की जो भाग दौड़ है, या पेरेंट्स की तरफ से ऐसी अपेक्षाएं? देखिए, नंबर का दबाव तो होता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं होता था, मेरे माता पिताजी की तरफ से नहीं होता था। अगर मैं सेकंड डिवीज़न से भी पास हुआ, पहले तो शुरुआती क्लास में डिवीज़न उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन उस समय भी मुझे याद है कि हमारा एक दोस्त था, सतीश नाम था उसका, वो हमेशा फर्स्ट आता था, तो बड़ा उसका नाम होता था। और हमारा पता नहीं रैंक में कहाँ, कभी देखा ही नहीं कि कभी क्या हुआ, लेकिन कभी पिताजी के चेहरे पे शिकन या माँ को ऐसा कहते नहीं सुना कि तुम उतने नंबर क्यों नहीं ला रहे, कभी नहीं। एक तुलनात्मक भाव कभी मन में आने नहीं दिया माता और पिताजी ने। और मेरी माँ तो पढ़ी लिखी थी नहीं, पिताजी तो वकील थे, तो माँ जो है वो जो किताबी शिक्षा है उसमें बहुत शिक्षित नहीं थी, लेकिन व्यवहारिकता में वो बहुत निपुण थी। तो माँ की व्यवहारिकता और पिताजी का जो आध्यात्म है, मैं मानता हूँ कि मैं उसका एक मिश्रण हूँ, क्योंकि पिताजी का आध्यात्मिक काफ़ी झुकाव था, और शायद ये भी एक वजह थी कि वो कभी किसी पर भी, मुझ पे छोड़ो, किसी पर भी कुछ भी थोपने की बात ही वो नहीं करते थे, कहते थे अपना जल अपना तल ढूंढ लेगा टाइप से। तो हमारे ऊपर कभी नंबर को लेकर दबाव नहीं था, कंपैरिजन भी नहीं होता कोई था। कंपैरिजन नहीं था। और दूसरी बात है कि वो ज़माना लेकिन अलग था कि आप नंबर नहीं ला के भी आप कुछ कर लेते थे। आज की तारीख में क्या हो गया है, बहुत कंपटीशन हो गया है, और 99-98% नंबर जो है लोग गिनने लगे हैं। लेकिन इस ज़माने में भी मैंने, मेरी पत्नी ने बेटे पे कभी नंबर का दबाव नहीं डाला। 10th में उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, 90s में नंबर थे, 93, 94 या 95 के आसपास कुछ नंबर था। मैंने तो बेटे को कहा कि इतने में हम 2 बार पास हुए थे। ठीक है, अब 12वीं में है तो ठीक है, हम एक 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 मानक होता है ना कि चलो ठीक है 80% भी आ गया तो ठीक है, मतलब एक कोई, क्योंकि पढ़ाई है, एक सिस्टम है, तो आप तो ये नहीं कहोगे कि नहीं 20% आया तब भी ठीक है। तो कोई दबाव ऐसा नहीं कि 100% लेके आओ, 98% लेके आओ। आप अपने विषय को सही समय से सही तरीके से समझ रहे हो, सही तरीके से आप परीक्षा दे रहे हो, तो सही तरीके से नंबर ही आएगा। वो 75 हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, 95 हो, कुछ भी हो। तो आज के दौर में जो नंबर की भागदौड़ है, अपने आप से जोड़ के या अपने बचपन में अपने दोस्तों को जोड़ के कैसे देखेंगे कि वो नंबर की भागदौड़ में आज के जो पेरेंट्स, कई पेरेंट्स हैं, हालांकि बहुत सारे संभल भी गए हैं, लेकिन मामले तब भी आते हैं नंबर को लेकर या उम्मीदों को लेकर। क्या कहेंगे पेरेंट्स से, क्योंकि आप खुद भी पिता हैं? और मैं हमेशा यही कहूँगा कि नंबर के पीछे मत भागो, उससे आप अपने बच्चे पे अन्यथा दबाव बनाते हो। वो हो सकता है उसकी वजह से डिप्रेशन में आता हो, और उसके दिमाग में एक तुलनात्मक जो एक प्रवृत्ति है वो आती है, वो हीनता का शिकार होता है। अगर आप कहोगे कि देखो अमुक को इतना नंबर आया और तुमको इतना कम नंबर आया, तो किसी भी माता पिता को नंबर की बजाय बच्चे के बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए कि उसका व्यवहार कैसा है, स्कूल में कैसा बिहेव करता है। टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसमें क्या उसके खिलाफ़ कोई शिकायत आती है तो उस पर काम करे। होमवर्क पूरा करता है या नहीं करता है, होमवर्क ठीक से पूरा नहीं करता है, मतलब अगर 10 सवाल में से 7 सवाल का ही जवाब दे पाता है या 5 का ही जवाब दे पाता है, तो पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो उससे मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल बच्चे का व्यवहार कैसा है, जहनियत कैसी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर तो बच्चा अगर बेसिक्स ठीक रहेंगे बच्चे का, तो वो तो नंबर्स तो ले आएगा। तो मैं कभी भी इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि आप दबाव डालो और उससे कुछ नंबर आने का फ़ायदा भी नहीं होता। आपने एक अच्छा खासा नाम बनाया है, कमाया है सर। क्या बचपन में पढ़ाई लिखाई को लेकर भी कि इतने से इतने पढ़ो, इस तरह का दबाव होता था? नहीं, पढ़ाई का दबाव इस रूप में होता था कि मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, और हम पढ़ते थे और हमको पढ़ाई में, सच बताई, किताबी पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, कभी मन नहीं लगा। और इसलिए मुझे बिल्कुल दोबारा कहने में भी शर्म नहीं है कि मैं 3rd डिवीज़न से पास आउट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री ऑनर्स किया, पढ़ाई की। अगर नंबर बहुत मैटर करता तो ये जो नाम और शोहरत है वो जरूरी नहीं कि, मतलब ये पेरेंट्स के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल भी, एक तरीके से एग्जाम्पल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अपने साथ के बहुत सारे ऐसे स्टूडियस स्टूडेंट्स को हमने देखा है अपने ही बैच में, जो पढ़ने में बहुत अच्छा थे, जो सत्यवती कॉलेज से पहले दयाल सिंह माइग्रेट होके गए नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, फिर उसके बाद
और ऊपर के कॉलेज में चले गए, हिंदू कॉलेज या हंसराज कॉलेज में चले गए। मैं एक एग्जांपल देके किसी व्यक्तिगत तौर पे नहीं, लेकिन मैं एक मोटे तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई में इतने बढ़िया थे, लेकिन जब नौकरी की बारी आई, एक आध को अपनी कैपेसिटी में 98-99 की बात बता रहा हूँ, तब एक दो जगहों पे इंटरव्यू के ज़रिए जब हम इंटरव्यू करते हैं तो किसी से हमारा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, मुझे याद है के मोदी, उनसे एक अच्छा तारतम्य बैठ गया था। तो हमारे एक बैचमेट को नौकरी की ज़रूरत थी, तो हमने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया, लेकिन वो कतिपय वजह से वो नहीं हो पाया। क्योंकि जब इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा गया कि क्या आप कम आय वर्ग के लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, तो उस दोस्त ने कह दिया कि नहीं, मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा जो हमारा प्रोडक्ट है, मैं कोई ऐसा उनको सड़क पे जाके सामान बेचने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन मार्केटिंग का अगर काम मैं दे रहा था, तो अगर उनको कम आय वर्ग के लोगों से, गरीब लोगों से बात करना पसंद ही नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट तो उन्हीं के बीच में जाता है। तो एक उदाहरण के मतलब एकेडमिक में जो सफल है वो जरूरी नहीं कि जिंदगी में सफल हो जाए। तो आपको व्यवहारिक होना पड़ता है सफलता के लिए। एक तो आप या तो पढ़ाई ऐसी करो और ऐसा इंजीनियर बन जाओ कि ऐसा आप कोई बुर्ज खलीफा बना दो तो आपका नाम हो जाए आर्किटेक्ट के तौर पे, तो बात वो अलग है। उस पढ़ाई से मैं इनकार नहीं करता, उसकी अपनी महत्ता है। अगर सब लोग यही कहेगा कि मैं पढ़ाई में ज़ीरो रहूँगा लेकिन देश और दुनिया चला लूँगा, तो नहीं हो सकता। बिना पढ़े लिखे भी देश दुनिया चलाया जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि पढ़ाई का अपना महत्व है, लेकिन आपको अपने बच्चे में ये देखना है कि उसका उसकी जो क्षमता है वो क्या है, उसको एनहेंस करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उस पर कुछ थोपने की कोशिश करें। तो जो मैंने उदाहरण दिया कि कुछ ऐसे भी साथी थे जो पढ़ने में बहुत अच्छा थे, लेकिन जीवन में अभी कुछ तो कर ही रहे होंगे, जीवन तो चल ही रहा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर पत्रकार न बने और चेहरा न आया टीवी पे तो जीवन नहीं है, कर ही रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से उनकी पढ़ाई का जो एक आभा थी पढ़ाई की, उस रूप में वो परिलक्षित नहीं हुआ। तो ये एक समझने की बात है कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को ट्रांसफॉर्म करते हो अपने जीवन में। और ये जितने शुरुआती तौर पे ये आप समझ लो, अगर पेरेंट्स के तौर पे समझ लो तो अच्छा, पेरेंट्स के तौर पे। और अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो, आप खुद एक बच्चे हो जो पढ़ रहे हो, अगर आप समझ लो तो आपके लिए भी अच्छा है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रोफेशन में आप थे शायद वो बड़ी वजह थी कि घर परिवार या बच्चे को ज़्यादा वक्त ना मिल पाना? नहीं, ये मैंने जो शुरुआत में कही ना कि पत्नी ने पूरी परवरिश की, मेरी पत्नी भी जर्नलिस्ट रही है, आप जानते हैं। बेटे की पैदाइश के बाद 6 महीने के भीतर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम किसी भी घरेलू डोमेस्टिक हेल्प के ज़रिए बच्चा नहीं परवरिश करेंगे। दुनिया करती है, उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मेरी वाइफ का ये मानना था कि बच्चा को किसी एक माता या पिता का साथ चाहिए। तो तुम छोड़ नहीं सकते, मैं छोड़ देती हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं हर बार जब बच्चे की कहीं पे भी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा जो है, और बच्चा पालना फुल टाइम जॉब है। सुबह 6 साढ़े 6 से जो जीवन एक माता का शुरू होता है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तब से लेके, और 2 बजे स्कूल से लेके आके खाना खिला के, अगर उसका ट्यूशन है ट्यूशन ले जाना, या आपका होमवर्क है वो कराना, कुछ भी, आपको एक पूरा फुल टाइम वो जो काम है वो करना पड़ता है। अब लोग कहेंगे कि नहीं, इसके अलावा बहुत सारे, देखिए बच्चे का परवरिश हर के लिए अपना एक अलग अनुभव है जी। और कोई भी अनुभव दूसरे अनुभव का काट नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यही बेस्ट है तो वो बेस्ट ज़रूरी नहीं कि नहीं हो। आपने अलग तरीके से पाला होगा, उसकी भी अपनी महत्ता है। तो बिना किसी और तरीके को क्वेश्चन किए हुए मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। तो पत्नी ने नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम वो बच्चे पे लग गई, और मैं अपना पूरा टाइम जो है वो युद्ध और जो भी है शांति और मोजो क्रांति यही सब करता रहा। अब जब रिजाइन कर दिया है और अब अपना काम शुरू किया है तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो हालांकि अब प्रीऑक्युपाइड इसमें रहता हूँ कि किस विषय पे अपना वीडियो करें या पॉडकास्ट कहाँ करें, लेकिन कंपैरेटिवली अब लाइफ बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। और मुझे लगता है कि ये भी एक फ़ैसला जो इस टाइम में मैंने ले लिया, बाकी बातों पे नहीं जाते, बाकी बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन मेरे अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए
ये एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 12वीं में वो पढ़ता है, अगले 3-4 महीने में कॉलेज में उसका एडमिशन होगा, और इस टाइम मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। मैं उसके साथ स्कूल जा सकता हूँ, कॉलेज एडमिशन के लिए दौड़ सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो नौकरी में होते हैं वो दौड़ते नहीं हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक शायद एक फेज था और इस तरह का फैसला होना था। तो अब थोड़ा सा टाइम देना मैंने शुरू किया है, लेकिन अभी भी मैं नहीं पूछता हूँ। अगर अभी 2 दिन पहले एग्ज़ाम दिलाने ले जा रहा था, जब स्कूल में ड्रॉप कर रहा हूँ, तब मैं पूछ रहा था कि आज किस बात का एग्ज़ाम है, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। तो बेटा भी बहुत ही कम बोलता है, तो एक उसमें बोल दिया फिजिक्स का वो है, प्रैक्टिकल है या जो भी है। तो मैं, कोई ये कह सकता है कि मैं बचना चाहता हूँ, मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता। आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ो। आपको पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई एक बात हमसे करनी है, साझा करना है, करो। मैं जो क्या समाधान दे सकता हूँ मैं दूंगा, बट पत्नी की पेशेंस की तारीफ़ की, वो पढ़ाती भी है, प्रैक्टिकल में मदद भी करती है और सब कुछ करती है। लगता है कि थोड़ा सा अगर वक्त मिलता तो ज़्यादा दे पाते, ऐसा मेरा हाँ, सवाल लेकिन वो आपका एक बहुत ही मतलब सापेक्ष चीज़ है। वक्त मिलता, ये होता तो वो होता, तो वैसा होता वैसा होता, वो होता नहीं कभी। लाइफ जो है ना, कभी भी एक ऐसा गेम नहीं होता जिसमें आप जो चाहते हो वो हो ही जाए। तो उस पर तो बात करना बेकार है कि वो होता तो, टाइम होता तो ये करता। वो जो था वो अच्छा था, जो अब है वो अच्छा है। अपने अनुभव के ज़रिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि देश ही नहीं, दुनिया भी घूमते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तमाम लोगों के साथ उठना बैठना भी है। पेरेंटिंग का भी अपना एक अनुभव है, जो आपने कहा कि ये मेरा अनुभव हो सकता है व्यक्तिगत, ज़रूरी नहीं कि ये सबके खाने में फिट बैठ जाए। तब भी आज के पेरेंट्स से आप क्या, आपको लगता है कि एक अपेक्षा की जा सकती है, या इस तरह की चीज़ें ना करें, वो करना जो है सो देखिए अभी दिक्कत हो सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल इस रूप में है कि अभी बहुत सारे चैलेंजेज आए हैं, जैसे गैजेट्स का बहुत सालों से है, मतलब ये नहीं कि अभी ओवरनाइट हुआ है। सबसे बड़ी चिंता होती है बच्चों को लेकर कि हाथ में मोबाइल दें कि ना दें। लैपटॉप तो चलिए पढ़ाई का साधन ही हो गया, ख़ासतौर पे कोरोना के बाद जब ऑनलाइन क्लासेज होने लगी, तो आपको मोबाइल के ज़रिए हो या फिर डेस्कटॉप या जो लैपटॉप है उसके ज़रिए, तो पढ़ाई का एक तरीका ही निकल पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जब एआई आ रहा है, आ गया है, जब बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स आ गए हैं, इसमें बड़ी चिंता होती है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दें या ना दें, आईपैड दें या ना दें। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको दीजिए, लेकिन एक ट्रेनिंग के साथ दीजिए। और जब मैं ये कहता हूँ तो मायने क्या होता है, अभी मेरे एक मित्र आए थे विदेश से, और उनका भी एक बेटा है। तो हमने बोला अपने बेटे को कि आप दोनों जाके गेम खेलो। तो उस मित्र का एक बहुत ही सरल प्रश्न था कि आप बच्चे को गेम खेलने देते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं खेलने देता हूँ। गेम खरीदने देते हैं? मैंने कहा मैं खरीदने देता हूँ। तो बोले मैं तो नहीं खरीदने देता। तो उनके साथ एक अंगरक्षक आया था, बाहर बैठा था। तो मैंने कहा कि देखिए, आपके साथ एक अंगरक्षक आया है, उसके हाथ में एक पिस्तौल है। वो पिस्तौल उसको एक ट्रेनिंग के साथ मिली है। किसी के हाथ में पिस्तौल आ जाए बिना ट्रेनिंग के, तो वो आड़े तिरछे चलाने लगता है, वो क्राइम करता है, वो क्रिमिनल माना जाता है कि बिना लॉ के आपके हाथ में, बिना ट्रेनिंग के, बिना लॉ के आपके हाथ में गन हो। तो आपको बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन या ऐसी कोई गैजेट देने के पहले या देने के दौरान उसको ट्रेनिंग देनी होगी। कितना आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, कब इस्तेमाल नहीं करना है, किन साइट्स पे नहीं जाना है। और ये ऐसा नहीं है कि आप उसको किताब की तरह पढ़ाते रहो, वो धीरे धीरे उसकी ज़हनियत में डालते जाओगे तो वो खुद ब खुद उसका सही इस्तेमाल सीख जाएगा। जहाँ तक गेमिंग खरीदने की बात है, हम और आप वयस्क हैं, हमें मन करता है कि आज हम 2000 रुपये का बैठ के आपस में पार्टी करेंगे। तो आपकी जो मेंटल नीड है, वो चाहे चाय टी पार्टी के तौर पे पूरी होती हो या किसी और तरह की पार्टी के तौर पे पूरी होती हो, आपके बच्चे की भी मेंटल नीड है जो खिलौने के तौर पे, गैजेट के तौर पे, गेमिंग के तौर पे, बस उसमें बह नहीं जाना चाहिए कि अब गेम कर रहे हैं तो गेमिंग ही किए जा रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन का स्ट्रेच ऐसा हो, जब अब एग्ज़ाम ख़त्म करके आया हो सालाना, तो 2 दिन खेल रहा हो, तो वो भी चलेगा।
लेकिन वो 2 दिन 2 महीने में नहीं बदलना चाहिए, या हर दिन 5 घंटे का नहीं होना चाहिए, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा खेलता है। तो ये सब आपको नज़र रखनी चाहिए कि पैटर्न क्या है बच्चे का गैजेट के इस्तेमाल का। जहाँ आपको लगे कि ओवर द बोर्ड जा रहा है, बहुत एक्सेस कर रहा है, तो आपको रोकना आपका काम है। डिजिटल डिटॉक्स तो आपको हथियार देना है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ देना है। अगर कोई हथियार लेके, सवाल यह है कि कब वो लाइन क्रॉस कर जाए पता नहीं है। तो अगर कोई अंगरक्षक है जो यहाँ आके एक गोली चला दे ऐसे ही, उसकी नौकरी जाएगी, हथियार छीना जाएगा, हो सकता है वो उसको और सज़ा भी मिले। तो कहने का मतलब, जब आपका बच्चा कोई ऐसी लाइन क्रॉस करने लगे गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, गैजेट्स के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनलाइन रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हथियार छीन लीजिए, उसके बाद ऐसी सज़ा दीजिए कि सज़ा कहने का मतलब फिजिकल नहीं, मतलब आप उनको, क्योंकि आज के दौर में इसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है सर। दूसरी नंबर चीज़ ये कि क्वालिटी टाइम और फैमिली टाइम आपके लिए किस तरीके से आप कर पाते हैं या करने की कोशिश करते हैं जब भी मौका मिलता है? ये भी बड़ा एक सापेक्ष टर्म है, क्वालिटी टाइम। ठीक है, जो वक्त अपना है, मुझे लगता है कई बार आप हो सकता है कि कई बार खाने के टेबल पे हो सकता है, वो हो सकता है कहीं जाने के बड़ा बाद हो फॉर्मल हमारा सेटअप है नहीं परिवार का कि हम लोग साथ बैठ के ही खाएंगे। जिसको जब भूख लगा है उठो खा लो, हाँ। कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, मतलब आपको मतलब बहुत मतलब उस दायरे में बांधने से भी बहुत कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं जो क्वालिटी टाइम की बात है, अगर क्वालिटी टाइम को मैं सही समझता हूँ, तो आप 2-3 लोग ड्राइंग रूम में शांति से बैठे भी हैं, कोई अखबार भी पढ़ रहा है, कोई मैगज़ीन देख रहा है, कोई स्लो आवाज़ में टीवी भी देख रहा है, तब भी आप क्वालिटी टाइम उसको कह सकते हो। क्वालिटी टाइम मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्स करना ही, बातचीत करना ही, चाहे लाउड होके, या मतलब 24 घंटे की बातचीत ही क्वालिटी टाइम नहीं है। 24 घंटे या 2 घंटे की बातचीत, जब आप सब लोग आपस में कंफर्टेबल हो, आप बैठे हो, एक साथ बैठे हो, या आप छोटी सी ड्राइव पे निकल गए, या आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, चाहे साल में वो 3 दिन का ही मौका क्यों ना हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से क्वालिटी टाइम के जो डिफिनीशंस हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आत्मीयता आपस में हो तो पूरा टाइम ही क्वालिटी टाइम है। इसके अलावा पत्रकारिता से अलग क्या क्या पसंद है आपको? खेलने में कुछ पसंद हो, मूवी में कुछ पसंद हो? कटाक्ष तो हम लोग देखते ही हैं ट्विटर के जरिए, भरा पूरा परिवार है एक्स पे जिसमें चीज़ें आती रहती है, लेकिन उसके अलावा क्या? नहीं, मुझे सबसे बढ़िया लिखना लगता है, और मैं टीवी में जब तक काम करता रहा मैं इस बात को मिस करता रहा, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो 1.5 मिनट के वीटी में फंस के रह गई थी। एक वीटी मतलब स्टोरी, हाँ स्टोरी मतलब पैकेज। और टीवी का वो क्रम अब टूटा है, वो तब टूट जाता ना तो जीवन और आसान हो जाता। कुछ लोग जो है वो वीटी के फॉर्म में फंसे रहे, और कुछ लोगों का ज्ञान जो है वो चलता रहा, वो उस समय टूटने लगा था। तो मुझे लगता है कि लिखना जो हमारा जो है ना, जो लिखने के फॉर्म में होता है वो ख़त्म हो गया था, उसको मैं रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे कम शब्दों में एक कोई ऐसी बात कह देना जो असरदार भी हो, और जो मुस्कान भी लाए, टीस भी दे, मर्म पे उंगली भी रखे, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो मैं जब भी खाली होता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अच्छा इस विषय पे ऐसा 2 शब्द क्या बोलूँ, लिखूँ कि थोड़ा सा लोगों को एक अलग अप्रोच के साथ वो बात नज़र आए। मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि एक बड़े पत्रकार थे, नाम लेना ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मुझे बहुत पहले से शक था कि ऐसा ही कुछ करेंगे। तो एक मैंने ट्वीट किया जो अभी भी है ट्विटर पे, हमारा एक रंगा सियार आपका हुआ। तो पता नहीं, मतलब मैं एक अच्छी बात है कि कोई पत्रकार भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो पत्रकारिता के वेश में, पत्रकारिता के एक लबादे में कि मैं ये जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन आपकी सीधी सीधी लीनियंसी, वैसे आरोप आप पे भी लगते हैं, मुझ पे भी लगते हैं कि फ़लाने पार्टी का इसके हाथ बिका हुआ है। हर दिन हम लोग दिन में 2-3 बार बिकते हैं, लेकिन शाम को घर में एक पैसा नहीं आता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पत्रकारिता कर रहे हो और आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल दिख रही है, उसके बाद जाके आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, तो मेरे लिए वो एक रंगा सियार था। रंगा सियार किसको कहते हैं आप समझते हो। तो
पता नहीं, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक मुद्दे पे एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कहना जो बहुत लंबा पढ़ने में भी ना लगे, लेकिन बात और विषय जो है वो समझ में आ जाए, तो वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा ड्राइविंग मुझे पसंद है, लॉन्ग ड्राइव मुझे काफ़ी पसंद है, हालांकि बहुत लंबे टाइम से जा नहीं पाया हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि अपने पास एक ऐसी गाड़ी हो जो ऑल टेरेन व्हीकल टाइप का हो और कहीं पे भी चल पड़ें, और गाड़ी में मैगी बनाने का सामान भी रहता है जो आपको भी याद होगा। रामविलास पासवान जी के घर पे आप तो रहे भी मेरे नहीं ख्याल से वो 2014 का 2014 लोकसभा चुनाव के बिल्कुल समय की आपने बात। मैगी बना के खिलाई थी और बहुत लंबा हम लोग का शिफ्ट हो गया था, तो शाम बहुत के लंबा वक्त हो गया में था और भूख लग गैस रही थी। चूल्हा भी था गाड़ी में, वो सॉसपेन भी था, सब कुछ मैगी था। भी, मैगी भी थी पानी भी, और उस सेंटर टेबल और वो चेयर टाइप भी था जिसपे अगर कोई बैठने की जगह ना हो तो एक वही एक ऐसी ज़िंदगी जीने की आस अभी भी है जिसमें थोड़ा खाना बदोश भी दिखें, थोड़ा ये भी रहे, थोड़ा मतलब व्यवस्थित भी दिखें और लगे कि हाँ ठीक है, मतलब जो मन में आए उस तरह से जी सकें, चल सकें। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि हाँ मुझे ये मूवी ही देखना है, ये कभी कभी OTT पे कुछ अच्छे सीरीज जो हैं, खासतौर पे पंकज त्रिपाठी जी का, तो वो कई बार देखने बैठ जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ख़त्म करके ही उठूँ। तो इसलिए भी बहुत कुछ देखने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक पूरा देख न लूँ तब तक फिर मानता नहीं, और इतना देख पाना जो है हमेशा पॉसिबल होता नहीं है। तो ऐसे ही मिक्स मैच है सब कुछ। और एक बात है और कि आपने बोला था कि बहुत बाहर रहते, मैं बाहर बहुत रहा हूँ, लेकिन काम के सिलसिले में। मुझे विदेश घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं कोई भी देश घूमने के लिए नहीं गया। एक बार गया था अमेरिका घूमने के लिए, परिवार के साथ गया था। नहीं, रिपोर्टिंग को लेके ही वो मेरा कहने का आशय था वो, हाँ कि रिपोर्टिंग के सिलसिले में ही। मैं तो कभी विदेश नहीं गया, नेपाल तक नहीं गया हूँ सर। नहीं तो आप नेपाल, नहीं, इस बार नेपाल जाना है, अप्रैल में नेपाल भी जाना है। तो एक कहावत है बिहार में, एक जिंक्स है बल्कि, कि अगर पहले आप नेपाल गए तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। हालांकि मैं पहले नेपाल ही इनरवा बाजार गया था। इनरवा रोड स्टार का जूता, हारा का जीन्स, गोल्ड स्टार का आता था। गोल्ड स्टार का, गोल्ड स्टार खूब चलता था सर, लंबा टिकाऊ वाला। हाँ, और वाइट कलर का होता था, लंबा थोड़ा सा चलता जितेंद्र था। जैसा लुक देता था। लंबा चल रहा था। जितेंद्र हमेशा सफ़ेद जूते में नजर आते थे, तो वही जो गोल्ड स्टार का जो जूता था, वो भी एक ज़माना था। मतलब हम लोग 28 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और वहाँ से सामान लेके आते थे। अब तक तो अपने किडोक्रेसी को लेकर बात की सर, संक्षेप में अंत में जाते जाते उमाशंकर सिंह पॉइंट, खासतौर पे हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो चाहें कि आप एक धीर गंभीर बात अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर एक समझ है, रुचि है आपकी, या बाकी सर की जुबानी हम समझना चाहेंगे कि एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म NDTV से अलग होने के बाद सर ने शुरू किया है उमाशंकर सिंह पॉइंट, सर उसके बारे में अगर दर्शकों से कुछ बता पाएँ और आग्रह कर पाएँ अपनी तरफ से। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि आज की तारीख में चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर यूट्यूब हो, बहुत रेडिकलाइज कर दिया गया है दर्शकों को, या तो इस तरफ या उस तरफ, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट। मेरी कोशिश ये है कि जो हर पक्ष की बात है, अब कुछ लोग कहेंगे इसको कि ये संतुलन साधने की बात है। संतुलन साधने की बात नहीं है। बात है कि कोई भी एक मुद्दा होता है, उसके 2, 3, 4, 5 पक्ष हो सकते हैं। आपका काम है एक पत्रकार के तौर पे उन तमाम पक्षों से रूबरू कराना और उसके बाद दर्शकों पे छोड़ना कि उनकी राय क्या बनती है। राय का अपना हिस्सा है, आप अपनी राय भी दीजिए, लेकिन आप अपनी राय ही देते रह जाइए हमेशा और पूरे 20 मिनट 25 मिनट तक, वो अच्छी बात नहीं है। अभी क्या हो रहा है यूट्यूब पे कि दोनों ही पक्ष जो हैं, खासतौर पे क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है एक पक्ष के पास चला गया है, तो जो यूट्यूब है वो उस पर दूसरे पक्ष का कब्जा है। मैं कोई नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, उन अच्छे लोगों का भी नाम नहीं लूँगा जो बहुत ही तथ्यपरक ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट करते हैं, उसकी अपनी एक महत्ता है। लेकिन ये जो ज्ञान की गंगा जो बह रही है ना, उसमें हम जैसे लोगों को थाह लेना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि अगर हम हर चीज़ में सरकार को कोसे ना, तो उनको लगता नहीं है कि नहीं मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूँ। हर बात में कोसने की जहाँ ज़रूरत होती है, उमाशंकर सिंह कोसता है और कोसेगा, आलोचना करेगा।
मुद्दों के साथ, तथ्यों के साथ आलोचना करेगा। लेकिन अगर सरकार का भी कोई पक्ष है तो उसकी भी बात करेगा। अगर किसी फैसले में किसी फैसले को सरकार ने क्यों किया, चाहे वो घरेलू राजनीति से जुड़ा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हो, सरकार के भीतर का एक कंपल्शन भी होता है जो कि जन भावनाओं के विरुद्ध भी जाता दिख सकता है। लेकिन सरकारें सिर्फ ऐसे नहीं होती कि वो सिर्फ जनभावना के आधार पे फैसला कर ले। जनभावना के आधार पे एक पत्रकार सिर्फ अपना करियर बना सकता है और एक अच्छा खासा व्यूज़ पाके उससे पैसा कमा सकता है, लेकिन जनभावना के ज़रिए ही सब कुछ तय हो ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको लग सकता है कि जलेबी आपके लिए बड़ा अच्छा है, आप जलेबी खाते जाएं और आपकी तबीयत बिगड़ जाए। तो पब्लिक को जो हमेशा अच्छी लगे बात की यही होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए भी अच्छी हो, तो वो बताना भी आपका काम है। तो इसलिए जो मैंने जर्नी शुरू की है, मैंने ये कोशिश शुरू की है, अभी वीडियोस थोड़ा कम कर रहा हूँ, सेल्फ रेगुलेशन की कमी है मेरे अंदर, ये मैं मानता हूँ, मुझे और ज़्यादा वीडियोस करने चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर पहलू को रख के सामने ला दूँ और अंत में अपना एक ज्ञान भी दे दूँ। तो इसलिए उमा शंकर सिंह पॉइंट इसलिए नाम रखा है, और नाम बदल भी सकता है कल को चैनल का, जरूरी नहीं है, रिजिड नहीं हो कि मेरा नाम, क्योंकि मेरे पास अभी जो कुछ है थोड़ा बहुत तो नाम ही है, तो इसलिए अपने नाम से शुरू कर दिया है। कल को नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी राय से इतर जाकर पहले सारे पहलुओं को बता देना और फिर अपना एक छोटा सा पॉइंट बता देना। तो ये है, अब कामयाब आप चाहें तो आप लोग भी जाइए उस यूट्यूब चैनल पे, देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि प्यार स्नेह मिलता है तो ऊर्जा आती है, और सिर्फ सब्सक्राइब करना मकसद नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट और शेयर भी करना चाहिए, और शेयर भी कीजिए, तब जाके और भी चीज़ें बन सकती है। तो ये खास तौर पे बात हो रही थी। लेकिन अंत करने के पहले मैं परिमल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हमने मोजो शुरू किया था 2016 में, तो कुछ एक जो हमारे साथी थे, वैसे तो कोशिश सबों ने की, किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन जो 2-3 साथी थे जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ उसको करने की कोशिश की, उसमें परिमल भी एक थे। और जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने कीडोक्रेसी करके एक अपना चैनल शुरू किया और इस मुद्दे को उठाया है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो एकदम से ट्रैक्शन दे दे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि एकदम से वायरल हो जाए। फिर भी कुछ, अब क्या जहनियत होगी वो परिमल ही बेहतर बताएंगे, लेकिन एक ऐसा कोना चुनकर और उस पर लगातार 2-3 कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? पत्रकारिता में तो 18 साल। नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे करीब साल भर तो, और लेकिन शुरुआत जो है अपने काम की पहले ही इन्होंने कर दी थी। तो एक ऐसा मुद्दा चुनना जिसको लेकर कि कोई ऐसी सनसनीखेज खबर नहीं आती। हमारे जो मैं काम करता हूँ उसमें ये भी है कि चलो आज यहाँ बॉम्ब गिर गया तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कोई सनसनी नहीं है। तो ये काम बहुत चैलेंजिंग है, और परिमल का हाथ जब मजबूत होगा तो पेरेंट्स का हाथ भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। उनको एक अलग पहलू सुनने को मिलेगा कि दूसरे क्या सोचते हैं, और उसके ज़रिए वो अपने में अगर ज़रूरत है तो कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए परिमल के मतलब शुभकामनाएं, प्लेटफॉर्म को भी हमारा पूरा साथ और सहयोग होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।